I don't know if it's going to be covered in the next session, the watch list one, but I had a small doubt about this absolute momentum. So, basically, like I guess it's for the velocity trades, you would prefer to take the ones which has got good absolute momentum, right? So how to identify stocks, which has got a history of absolute momentum? अब इसका 2-3 सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एब्सोल्यूट मोमेंटम और परसिस्टेंट मोमेंटम में अंतर क्या, आप जितना भी, जैसे आप एक लार्ज कैप देखिए, तो जैसे आप किसी बड़े लार्ज कैप को पकड़ लीजिए, ठीक है, हुंडई को पकड़ लीजिए जैसे, तो हुंडई आप देखेंगे, या आप एलटीआई करके पहले के स्टॉक था जो अब LTIM हो गया, ठीक है। इस तरह के जब आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखते हैं तो उसमें एक स्लो, जब वो अपने एक्सपेंशन के फेज में होता है तो कभी 10% 15% का पार बना के निकला सकता है। हमेशा छोटा 3% का 5 बार बनाएगा, लेकिन वो 10 या 15% नहीं जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ परसिस्टेंट मोमेंटम एक नेचर होता है लार्ज कैप स्टॉक का, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा फ्री फ्लोट लो नहीं होता है कि वो स्टॉक स्पाइक ही हो सके, ठीक है, या वो जंप कर सके, राइट। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे डिक्शन अपने मेजर एडवांस के फेज में, ठीक है, वो ज्यादा परसिस्टेंट मोमेंटम था। जैसे ये वाला भी देखिए, ठीक है, कोई मेजर ड्रामा नहीं है, ठीक है। यदि मैं मूविंग एवरेजेस लगा दूं तो रफली मूविंग एवरेजेस पे बैठ के चलता जा रहा है और एक कंसिस्टेंट वे में चलता जा रहा है। आपको बस इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहे, ठीक है, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ। तो these stocks are excellent for making a lot of money in a, you can say, in over a period of time, which कोई जरूरी नहीं जो बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो, बट वो एक बुल मार्केट में आप बैठे रहें तो आपका 4x 5x हो जाए इवन विदाउट स्टॉपिंग यू आउट, और आपको कभी ये रिग्रेट क्रिएट नहीं करेगा कि आपके अंदर बहुत फियर क्रिएट कर दिया कि मेरे पास इतना प्रॉफिट है तो मेरे को ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट मोमेंटम है, इंटेंसिटी नहीं है। हम लोगों ने सेशन 1 में क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी पढ़ा था एज अ फोर्स। तो इंटेंसिटी जब आती है तो वो इक्वल पुलबैक्स क्रिएट करती है, राइट। वो इंटेंसिटी चूंकि मिसिंग है, इसलिए वो प्रेशर कभी नहीं क्रिएट हुआ स्टॉक में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है रिलेटिव मोमेंटम या रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले लोग ये डिफरेंस नहीं जानते थे, पहले वो सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ को जानते थे कि अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट अदर स्टॉक्स, स्टॉक कैसा कर रहा है, राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को जानते थे, लेकिन प्रदीप बॉन्डे ने इसको डिफाइन किया 3 कैटेगरीज में, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव मोमेंटम वो उसको बोल रहे हैं, बेसिकली स्ट्रेंथ ही है वो, शायद उसको राइम करने के लिए बोल रहे हैं। रिलेटिव मोमेंटम हो गया आपका, आपका परसिस्टेंट मोमेंटम हो गया, और आपका एब्सोल्यूट मोमेंटम हो गया। अब ये 3 नेचर है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट अ नेचर, इट इज बेसिकली अ टूल और अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एक कंपैरिजन है जो आप एक बेयर मार्केट में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, राइट। बेयर मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा यूज में आता है, लेकिन यदि आप बुल मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में स्टॉक्स लीडर और लैगार्ड होता रहता है, आप फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए 2 अंतर है, स्टॉक जो है वो यदि आप 5 दिन अच्छा देंगे तो 50% ऊपर हो जाएगा, इंडेक्स जो है 5 दिन बहुत अच्छा देंगे तो 5% ऊपर होगा। तो इंडेक्स का ड्यूरेशन लंबा होता है और स्टॉक का मूव बड़ा होता है, राइट। तो स्टॉक जब 50% ऊपर जाए तो पुल बैक भी करेगा, और वो पुल बैक करेगा तो वो इसलिए करेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। तो वो जब पुल बैक कर रहा है उस समय मार्केट स्ट्रांग हो सकता है, तो वो रिलेटिव वीकनेस हो गई ना आपकी, राइट। तो यदि आप देखें तो वो रिलेटिव वीकनेस हो गई। तो पॉइंट क्या होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा यूजफुल होता है बेयर मार्केट में या पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग देखने, राइट। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट मोमेंटम के। एब्सोल्यूट मोमेंटम का सबसे सिंपल वे क्या है, यदि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कैसा ट्रेड लेना चाहूंगा जिसमें आपको पीछे के कुछ बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हो 10-10% वाले। जब स्टॉक एक्सपैंड, जब आपका स्टॉक जो था वो प्रीवियस इंपल्सिव स्विंग दे रहा था तो उसमें 2-2% के बार थे, वैसा स्टॉक लेना चाहेंगे, या जिसमें 5% 10% 6% 8% ऐसा बार है वो लेना चाहिए? हायर वाले। हायर वाले, राइट। दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट, राइट। मतलब विजुअली यदि आप एक चार्ट देख रहे हैं तो आप चार्ट में क्या देखना चाहेंगे, जो स्टॉक आराम से ऊपर जा रहा है, स्लो नहीं जा रहा है। यदि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मैं फास्ट मूवर ढूंढूंगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैटर्स, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज हाउ वी प्रोड्यूस रिटर्न।
या इन एनी बिजनेस यू प्रोड्यूस रिटर्न, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई, राइट। तो ये चीज आप चाहेंगे, तो अब इसका एनालिसिस आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 2-3 सिंपल तरीका है, ठीक है। सबसे पहले इजी मनी स्कैन, ठीक है। आप इजी मनी स्कैन कीजिए, आपको सारे एब्सोल्यूट मोमेंटम के स्टॉक्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। कुछ जो वीकली में आपको लग रहा है कि वीकली में काफी रन किया हुआ है, वो पुल बैक करेगा तो आप बाय कर लीजिए। टॉप गेनर में कौन आएगा, यदि आप देखें तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी ट्रेडर को देखें, कुला मैगी को देखें, कुला मैगी के स्कैन्स क्या थे, 3 मंथ के गेनर, 1 मंथ के गेनर, वही वही चीज तो है। तो हुआ क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग देखता था, क्योंकि मिनरविनी ने बोला था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग देखो, 80-90 से ऊपर हो, 70 के ऊपर हो, ट्रेंड टेम्पलेट। फिर मैंने देखा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की रेटिंग एकदम बकवास कंसेप्ट है। उसमें एक स्टॉक था आरती ड्रग्स, वो एग्जॉस्ट हुए 6 महीना हो गया और उसकी रेटिंग 90 के ऊपर थी, क्योंकि पीछे का रन उसका उतना बड़ा था, हमेशा लैगिंग था और एकदम थर्ड क्लास कंसेप्ट था, मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने ये करना शुरू किया कि मैं मार्केट स्मिथ से हर वीक ऑन वीक डेटा निकालता था, और वीक ऑन वीक डेटा से ये देखता था कि कौन सा स्टॉक है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में जंप मार रहा है, ठीक है। जैसे समझिए कि ये 2020 का पीरियड था, अक्टूबर का, आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक 90 पे थे और उसमें मेटल का साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेटल के जितने स्टॉक हैं वो 60 से 75 के पे हैं, 70 पे हैं, 65 पे, इस तरह के हैं, ठीक है। तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ उनका अच्छा नहीं, लेकिन आरती का वो था ही था, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन क्या होती है कि ये जो 70-75 है, तो मैंने ये देखना शुरू किया कि मैं वीक ऑन वीक कंपेयर करके देखूं कि किसमें सबसे ज्यादा जंप आया, ठीक है। जिसमें स्लोप ज्यादा है, जिसमें फास्टर जंप है, वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। फिर मुझे एक नई नई बात सूझी, जिससे इजी मनी स्कैन बना, वो ये था कि ये चेंज जो मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ कि यदि मैं वीकली निकाल के उसको चेंज परसेंटेज पे सॉर्ट कर दूं स्टॉक को, तो जो सबसे ज्यादा चेंज हुआ है वो मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे टॉप पे हो, जंप में सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसका मेजरमेंट कैसे हो रहा है उस रेटिंग का, ठीक है। आपको कहेंगे 3 महीने का जो गेन है उसको निकाल लीजिए, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो 6 महीने का गेन है उसको 0.2 से कर दीजिए, 9 महीने का गेन है उसको 0.2 से कर दीजिए, और 1 साल का गेन है 0.2 से कर दीजिए। अब सबको ऐड करके और रैंक कर दीजिए, ठीक है। ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग बन गया। तो मेरे को यदि चेंज देखना है उसमें, तो मैं सीधे जाके चेंज क्यों नहीं देख लूं जिसके ऊपर वो रेटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा जंप हुआ। तो वहां से मैंने ये सीखा कि ये सब बकवास कंसेप्ट है, इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल काम ये करो कि जैसे वीकली गेनर है, ठीक है। अब ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है, थोड़ा आज काम ज्यादा था इसलिए मैं कर नहीं पाया आज, इसीलिए मैं सिचुएशनल अवेयरनेस नोट भी पोस्ट नहीं कर पाया। अब ये लिस्ट देखिए, लिस्ट देख रहे हैं, इसमें ये नॉर्मल स्टॉक का, ये देखिए 12% का स्टॉक, 7% का स्टॉक, यदि ये 5% सर्किट में नहीं जाता और ढंग का पुल बैक देता तो आप बाय करते हैं, True. राइट। तो ये एब्सोल्यूट मोमेंटम है ना। ये स्टॉक देखिए, बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। Right. अब ये लंबे समय से बड़े बड़े बार्स नहीं, ये स्टॉक देखिए लंबे लंबे बड़े बड़े बार हैं, यहाँ पे यदि ये टाइट होगा तो फ्लैग बना देगा, राइट। अब ये वीकली पे है, अब ये देखिए फ्लैग बना रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये आपका इंडिया बुल्स है, ठीक है। ये देखिए, है ना, फास्ट मूविंग स्टॉक है, ठीक है। सब स्टॉक देखिए, सारे फास्ट मूविंग स्टॉक है इसमें, है ना। अब ये गिरेगा भी तो भी फास्ट गिरेगा और चढ़ेगा तो भी फास्ट चढ़ेगा। अब एब्सोल्यूट मोमेंटम आप देखें तो नजर से दिख रही ना, ये बार देखिए, ये बार देखिए, ठीक है, ये बार देखिए, ये बार देखिए, ये बार देखिए, एब्सोल्यूट मोमेंटम है क्लियरली, हर हर बार 10-10% का, 6%, 8%, 10% के आपके पास है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, एक महीने वाले में क्या होता है कि एक महीना 25% क्यों लिया, कि यदि पुल बैक कर रहा है आफ्टर शोइंग शोइंग एक वीक में 20% होने के बाद पुल बैक कर रहा है, ठीक है, तो आपका सारा आएगा इसमें, ठीक है। कुछ फालतू भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फालतू तो हम लोग चार्ट ही देख रहे हैं, ज्यादा देखना बेटर है कम देखने से, ठीक है। तो अगेन देखिए, फास्ट मूविंग स्टॉक से ये सब पुल बैक पे बाय करने वाला स्टॉक सब है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में सबसे पहले जरूरी होती है कि फालतू सेट, देखिए सेटअप कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, ठीक है, या सेटअप में एजेस नहीं होते हैं,
एजेस जो हैं, जो जो आप ये ट्रेड टीएम पढ़ते हैं ना, ये टीएम क्या चीज है? ठीक है, टीएम जो है वो एक कंसेप्ट होता है तत्वमसी का। ठीक है, हम लोगों के उपनिषद में एक वर्ड है तत्वमसी। तत्वमसी का मतलब होता है कि जो साध्य और साधक है दोनों एक ही है। मतलब जिस चीज को आप साधना चाहते हैं, जिस सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उसको साध रहा है, दोनों एक ही है। दैट इज यू, वो आप हैं। राइट? तो हम लोग ये जो टीएम स्टैंड करता है ना, ये इस पॉइंट पे स्टैंड करता है, जो ये कहता है कि जो एज है ट्रेडिंग में ना, वो आप ही में है। वो इस चीज में एज नहीं है कि आप जो ये बैक टेस्टिंग करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है ये देखते हैं, इसमें नहीं है। तो ट्रेड टीएम का जो आइडिया था, वो टीएम वहां से लिया हुआ था इसमें। तो यही चीज देखिए, होता क्या है कि हर सेटअप काम करता है, कोई सेटअप फालतू नहीं होता, या आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप का काम भी नहीं। ठीक है, एक चीज जो आप नोटिस करेंगे, वो ये नोटिस करेंगे कि कुला मैगी ने कहा कि 3 सेटअप्स, 3 सेटअप्स दैट मेड मी मिलियंस, राइट? उस 3 सेटअप में आपने वीसीपी देखा? नहीं था। बेसिस देखे? नहीं था। राइट? कोई और तरह का फालतू सेटअप नहीं था, कोई कप एंड हैंडल नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने 3 सेटअप सिलेक्ट कैसे किया? जो सबसे फास्ट मूविंग स्टॉक्स थे। मतलब यदि आप बहुत बड़ा रिटर्न बनाना चाहते तो सबसे पहले आप फॉर्मूला 1 जीतना चाहते तो मारुति 800 पे चढ़ के नहीं, आपको सबसे पहले फेरारी खरीदनी पड़ेगी, उस पे चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि बिगिनर्स थियरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे हम लोगों का रिटर्न निकलेगा। वो नहीं निकलेगा। बिगिनर्स थियरी क्या है? ये वीसीपी कैसे बनता है, 50% का कंट्रैक्शन होता है, इतना वीक का टाइम कंट्रैक्शन होता है, इससे नहीं बनेगा कभी रिटर्न। ठीक है, ये मूर्खता हर आदमी करता है जब वो नया होता है, और हर आदमी मार्क को पढ़ता है तो उसको लगता है कि बुक पढ़ के 100% तो बन ही जाए। वो होता नहीं है एक्चुअली। तो होता क्या है कि ये सारा बिगिनर्स थियरी है, जितना भी चीज आप पढ़ते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये वो जितना भी पढ़ते हैं, इससे रिटर्न नहीं बनता है। ये बिगिनर्स थियरी है, आप खुद को परिचित करवाते हैं। इवन जो बेसिस हम लोगों ने पढ़े, इससे भी रिटर्न नहीं बनता है। ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, ग्रामर है। ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, या आप कहाँ है मूव में, ये समझने का प्रयास करते हैं उससे। राइट? ये इसका Right. यूज है। अब पॉइंट क्या होता है ना, कि रिटर्न वही सेटअप्स, वही स्टॉक और वही कंसेप्ट सुन के, क्या कुला मैगी हम लोगों से बहुत डिफरेंट ट्रेड करते हैं? क्या हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना कि 10 और 20 से ट्रेड करना चाहिए, या फ्लैग कुछ होता है, या ईपी कुछ होता है, या पैराबोलिक लॉन्ग कुछ होता है? क्या ये हम लोग नहीं जानते? जानते, राइट? Right. हम लोग जानते तो हम लोग मिलियंस क्यों नहीं बना रहे? या एक क्वेश्चन, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, लोग आते हैं बोलते हैं कि कुला मैगी के सारे कंटेंट जो है वो, उन्होंने इतना महान काम किया कि सारे कंटेंट उन्होंने फ्री में अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड तो उन्होंने कर दिया, लेकिन तुमने उससे क्या सीखा? यदि तुम उससे कुछ सीख पाते तो तुम्हारी तो जर्नी कंप्लीट हो चुकी होती है। राइट? क्यों? क्योंकि वो मिस क्या कर रहा है, इट इज नॉट इन द टैक्टिक्स दैट कुला मैगी यूजेस, कि वो कौन से मूविंग एवरेज से ट्रेल करें, या वो कैसे पोजीशन साइज करें, ये भी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द बिगिनर्स थियरी दैट ही नोज, कि वो कौन तरह का, मतलब वो बिगिनर्स थियरी, जैसे ये 10-20 को कोई कभी बीट नहीं कर सकता है, वो सबसे ये जितना बिगिनर्स थियरी, ये भी नहीं है। पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इट इज द थर्ड लेवल। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है? जहां आप एक साधारण सेटअप उठाइए, जो एक हाई फास्ट मूविंग सेटअप हो। ठीक है, जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। राइट? आपको मारुति 800 या बैलगाड़ी पे फार्मूला 1 आप नहीं जीत सकते, इसलिए उसमें दिमाग लगाने का फायदा ही नहीं, लिटरली। Right. ठीक है, उसको हटा दीजिए। आप फोकस कीजिए उस पे, जो एक फास्ट मूविंग सेटअप है आपके लिए। जैसे कुला मैगी ने चुना, 3 टॉप के सेटअप उठाए। ईपी, क्योंकि यूएस मार्केट में कोई सर्किट नहीं है तो कहीं भी जा सकती है। ठीक है। पैराबोलिक लॉन्ग, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे है तो वो जब, मतलब बाउंस देगा ही देगा, और जब, तो वो भी काफी काफी शार्प हो सकता है। दूसरा, और तीसरा फ्लैग्स, तीनों हाई वोलेटाइल सेटअप है। ठीक है, 3 बहुत सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं बोलूंगा, ईपी इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, तीनों कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन सब में, यूनिकनेस है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं। लेकिन क्या है कि वो 3 सेटअप उन्होंने उठाए, लेकिन मैक्सिमाइज क्या किया? आप रिटर्न सेटअप पे नहीं बनाते, सेटअप का एक सर्टेन रूल होता है, टेक्निकल एनालिसिस का एक सर्टेन रूल होता है। यदि सीएमटी पढ़ के लोग
मतलब बिलियंस ऑफ, मतलब वो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ना। तो हर आदमी, मतलब कॉलेज हर जगह खुला होता है जो ट्रेडिंग पढ़ा के और आपको निकाल रहा होता है, और वो लोग मतलब बिलियंस प्रिंट कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग करने में जाता है क्या, ट्रेडिंग से इजी जॉब नहीं है यदि आप देखिए तो। कौन चाहता है आपके सिर पे बॉस बैठा रहे? आप तो हमेशा चाहेंगे कि मैं अपना बॉस खुद रहूं, और मतलब दिन में आधे घंटे काम करूं और मेरे को पैसा आता रहे। ठीक है, तो हर आदमी कर नहीं पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं पहुंचेगा वो। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको अपना, आप कुला मैगी ने क्या किया, अपना ड्रॉडाउन बढ़ाया, ड्रॉडाउन को एज अ टूल यूज किया। इस चीज पे देखिए, जब मैंने वो लाइन लिखी थी ना कि बियॉन्ड अ पॉइंट ट्रेडिंग तीन चीजों पे चलती है, डिसिप्लिन, डेयर और डमनेस। डमनेस टू डू द सेम थिंग्स रिपीटेडली। अब हो सकता है आपको, मैंने आईपीओ में कई बार ट्रेड लिया, ठीक है, रिसर्च किया, रिसर्च करने से पता चला 8 वीक रूल अच्छा काम करता है। अब जब मैं रियल टाइम ट्रेड में हूँ, मैंने देखा स्टॉक एक्सटेंडेड है, मेरा मन किया कि इसको बेच देता हूँ, पुल बैक करेगा तो बाय कर ही लूंगा। ठीक है, मैंने सोचा कि Yes. मैं जीनियस, ठीक है, और मैंने बेच दिया। और अब जब वो पुल बैक किया तो मैंने सोचा एक बार और आ जाए तो मैं बाय करता हूँ इसको। ठीक है, वो एक बार नीचे कभी नहीं आया और स्टॉक चला गया। ऐसा जब 2-3 बार मेरे साथ हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि 8 वीक रूल तो अच्छा ही काम करता है, मैं क्यों फालतू माथा लगा रहा हूँ। Very ठीक true, है, right? मैंने बहुत जरा सा रिटर्न बचाने के लिए, जरा सा पेन बचाने के लिए, मैंने जबरदस्ती जाके स्टॉक में माथा लगा के माइक्रो मैनेज कर दिया उसको, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो डमनेस टू फॉलो द रूल दैट यू नो दैट वर्क्स according to your objective even when there is some profit that you may lose or something। अब देखिए ये क्या है, ये एक मतलब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है। दो दो तरीके से समझिए, एक वेर यू आर डम्ब इनफ बिकॉज यू कैन से कि हाँ मैं इस आंसर तक पहुंच गया हूँ कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, then there is second thing, there is a quest to become excellent into something, राइट? जहां आप बोलेंगे कि मैं इतना प्रिसाइज हूं कि मैं उसमें मतलब एकदम एब्सोल्यूट प्रिसीजन से मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये कॉन्ट्रा क्वेस्ट है। ठीक है, आप बोलेंगे टॉप पे बेचने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, यदि मैं एंट्री 1 रुपया कम ले रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप उस चीज को करते हैं तो करने के दौरान मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा है एंट्री सुधारने के समय कि मैं इस एंट्री को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो कभी कभी आप इतनी अच्छी एंट्री लेते हैं जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय या सर्जरी करते समय वो चीरा मारता है, तो आपको बहुत खुशी होती है इस चीज को देख के कि आपकी एंट्री इतनी परफेक्ट हो सकती है। तो एक साइड क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस है तब भी जबकि वो मैटर नहीं कर रही है एंड रिजल्ट पे बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस है कि आप उसको अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरे साइड एक सेटिस्फैक्शन है वेयर यू नो दैट व्हाट पेज यू एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट थिंग दैट पेज यू बेसिकली। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी चैलेंज है जो आप महसूस करते रहते हैं, और इसका कोई सही आंसर नहीं कि यही करना चाहिए। कुछ आदमी आएंगे बोलेंगे एक सेटअप खाली ट्रेड करो खूब पैसा बनेगा, दूसरा प्रदीप बॉन्डे आएंगे बोलेंगे कि हर सिचुएशन में ट्रेड करो। तो अब पॉइंट क्या होता है, इसका एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, इसका सबसे गलत आंसर ये है कि आप उस स्टेज में एक सेटअप पे चले जाएं जब आपने चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया कि अदर सब कुछ क्या क्या पॉसिबल, और आप एक सेटअप पे सेटल हो गए। मतलब मैंने दुनिया देखी नहीं और मैंने वानप्रस्थ ले लिया, वो वाली सिचुएशन हो गई कि दुनिया क्या थी, मैं क्या छोड़ रहा हूँ ये मैंने नहीं देखा, उसको महसूस नहीं किया। अब जब मैं वानप्रस्थ ले लिया तो मुझे बार बार लगता है कि नहीं, दुनिया तो बहुत अच्छी थी, मैं बेकार ही छोड़ के सन्यासी बन गया। ठीक है, तो इसलिए Okay. पहले जरूरी है कि आप पहले दुनिया देखिए फिर सन्यासी बनिए। पहले ये तो देखिए कि दुनिया में आपके पास ऑप्शंस क्या है, फिर एक चीज पे सेटल होइए तो आपका मन भटकेगा नहीं उस सिचुएशन में, राइट? तो Yeah. यही जो पॉइंट होता है ना कि आप, ये लगातार एक कॉन्ट्रडिक्शन बना रहता है, क्या मैं बहुत सारे सेटअप जानूं या मैं एक ही सेटअप जानूं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रोहित शर्मा पुल बहुत अच्छा करते हैं तो वो हर, यदि बॉल आपकी गुड लेंथ है तो वो भी पुल करेंगे, ये तो बदमाशी की बात है, इससे तो काम चलेगा नहीं, ये तो इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, आपको चाहिए कि हाँ आपको जब शॉर्ट बॉल मिली तो आप बहुत अच्छा पुल कर रहे हैं, लेकिन जब आपको गुड लेंथ आ रही है तो आपको उसको कवर ड्राइव भी खेलना आना चाहिए, हर तरह के शॉट्स आपको आने चाहिए।
ठीक है, भले आप उसको मतलब उतना परफेक्टली उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं भी करते हो जितना अच्छा आप पुल कर रहे हैं। तो आपको जानना सब कुछ पड़ता है ना। अब पॉइंट क्या होता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग में सेटअप क्या है, यदि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका सेटअप बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, और इससे अच्छा कोई सेटअप नहीं। आप जितनी भी थियरी पढ़ लेंगे ना उसका कोई फायदा नहीं है। सेटअप सिंपल क्या है, एक स्टॉक जो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, मतलब एब्सोल्यूट मोमेंटम का स्टॉक है, जिसमें पीछे ये बार दिख रहे हैं जो आपको ये 10-10% जैसे 5-5% जैसे बार्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस पे सिंपल आप पुल बैक बाय कर रहे हैं। यही आपका ओवरऑल सेटअप है, ठीक है। अब आप इसको बोलिए मूविंग एवरेज जो है वो आपकी ऐसे ट्रेंडिंग होनी चाहिए, वैसे ट्रेंडिंग होनी चाहिए, 10-20 के ऊपर होना चाहिए, 20-50 के ऊपर होना चाहिए, ये सारी थ्योरी भूल जाइए। सीधा काम ये देखिए कि क्या चीज चल रही है ना, और वो चलती हुई चीज कहाँ पुल बैक कर रही है और उसको मैं कहाँ बाय कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी रेस्ट आपको करना है कॉइन टॉस। इसमें से 50% फेल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका आरआर आपके फेवर में है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप टैक्टिक्स यूज करते हैं जहां पे एंट्री कितनी अच्छी ले सकते हैं ये देखते हैं अपने लिए, ठीक है। आप उसके बाद क्या करते हैं, आप अपना रिटर्न इसी सिंपल सेटअप से कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग योर रिस्क। अपने रिस्क को बढ़ाइए। हम लोगों को बहुत पहले क्या पढ़ाया गया, 5% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। 5% पढ़ाया, 2% होते होते डर लगने लगता है ना, 3% होते होते डर Right. लगने लगता है, क्योंकि वो फायर इन द बेली नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स यू नीड टू डू थिंग्स। यदि आप जिंदगी में एक्सेप्शनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ऐसे हो ही नहीं सकते जैसे आप मतलब जैसे हर आदमी करना चाह रहा है। और एक पर्सन ने मुझे कहा कि लक का ट्रेडिंग में क्या रोल है, ठीक है। आपने शायद डेयर डमनेस और डिसिप्लिन के बीच में आपने लक लिखना छोड़ दिया। अब लक एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि लक क्या है, लक इज रैंडमनेस। So, जिसने लक बोला कि लक का रोल है वो ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जिसने ये बोला ना कि लक का रोल है ट्रेडिंग, वो अपनी जिंदगी में कभी सक्सीड नहीं करेगा। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। यदि ये गेम ऑफ चांस है तो आज छोड़ दीजिए, यदि ये गेम ऑफ स्किल है तो कंटिन्यू कीजिए। यदि आप ये सोचते हैं ना कि आपका लक था, मतलब रैंडमनेस में आपके फेवर में चांस निकलेगा तो आप पैसा बनाएंगे, नहीं तो आप नहीं बनाएंगे, लॉटरी है, तो आप सक्सीड नहीं करेंगे इसमें। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं फ्रीक्वेंसी के जरिए रैंडमनेस को ऑफसेट कर दूंगा एंड आई विल बी एबल टू मेक मनी ऑन दैट, जब रैंडमनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी से ऑफसेट हो जाएगा, 50% टाइम्स बेट्स मेरे फेवर में, 50% टाइम्स मेरे अगेंस्ट है, तो मैं उस 50% टाइम्स जो बेट मेरे फेवर में, यदि आप देखिए ना तो इस दुनिया में बहुत रिस्की बिजनेस होते हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें आपका सक्सेस का परसेंटेज 0.01% होता है, उसको भी लोग करते हैं। 50% इज अ वेरी हाई रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। यदि आप देखिए अमेजन को क्रिएट करने आप जाएंगे, यदि अमेजन जैसी कंपनी को, है ना, आप सोचिए कि आपके सक्सेसफुल होने का चांस कितना। very less. सेबी True. बोलती है कि ट्रेडर है 95% ट्रेडिंग में लोग कमाते हैं। यदि आप आईएएस बनने जाते हैं, ठीक है, 12 लाख आदमी मुश्किल से 200 आईएएस के पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं, सक्सेस का चांस क्या है आपका, राइट। तो सोचिए कि इस दुनिया में लोग कितने काम करते हैं जिसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का फ्रैक्शन भी नहीं है। आप तो बहुत अच्छे बिजनेस, आप बहुत अच्छे बिजनेस में हो और आप रो रहे हैं कि नहीं लक इसमें प्ले कर रही है। मैं बोलूंगा कि यदि मेरा कट ऑफ जो है वो मान लीजिए 700 मार्क्स का था, ठीक है, जिसके नीचे मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो 700 मेरे को आ जाए, वो लक हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए ऊपर के से 200 कैंडिडेट यदि चुनाने हैं तो मैं सोचूंगा कि लक ये होगा कि वो 200वें में मैं कहीं पे हूँ, ठीक है, मुझसे बेटर 200 नहीं राइट। तो मैं ये सोचूंगा उस केस में वो लक है। यदि एक आदमी रजनीकांत को बस में देखता है और उनको बस कंडक्टर को उठा के वो रजनीकांत बना देता है, तो ये एब्सोल्यूट लक है, राइट। क्योंकि वो किसी और को भी देख सकता था, उनको नहीं भी देख सकता था, उस बस में वो नहीं भी चढ़ सकता था,
ठीक है, ये एब्सोल्यूट लक है। लेकिन ट्रेडिंग में लक नहीं है, ट्रेडिंग में सक्सेस आपके हाथ में। ट्रेडिंग में सक्सेस इसलिए आपके हाथ में है क्योंकि आप यहाँ सक्सेस को प्लान कर सकते हैं, राइट। जैसे आप एक स्पोर्ट्स में सक्सेस आपके हाथ में होती है, हालांकि आप ये सोचते हैं कि आप औरों से बेटर करें उस केस में, राइट। आप औरों से बेटर कैसे हो सकते हैं, आप उसके लिए compete करते हैं ना, आप उसके लिए मेहनत करते हैं। लास्टली ये दिखती है फील्ड पे कि किसने ज्यादा मेहनत की उस चीज को करने के लिए। उसी तरह ट्रेडिंग जो है वो लक नहीं है, वो गैम्बल नहीं है, वो लॉटरी नहीं है, वो बेसिकली अपने सक्सेस को प्लान करना है। और प्लान कैसे करना है, जैसे कुल्ला मैगी ने किया। कुल्ला मैगी को हर आदमी सुनता है, लेकिन कितने कुल्ला मैगी को सुन के कितने कुल्ला मैगी बने आज तक? मुझे आज तक एक नहीं मिला, एक सिंगल आदमी नहीं मिला। हर आदमी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था वो कुल्ला मैगी को सुनेगा, थोड़ा और सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल था वो कल भी अनसक्सेसफुल था और उनको सुन के भी अनसक्सेसफुल, उनको सुन के भी अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो उस रिकॉर्डिंग में नहीं है कि सक्सेसफुल कैसे, राइट। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ छुपाया, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, वो गलत चीज पे ध्यान दे रहा है। उसके अंदर जिस चीज को बोलते हैं ना कि मतलब हिम्मत होना, डेयर होना या जिगर होना इस चीज का कि आप 35% ड्रॉ डाउन ले सके। $5,000 को कोई भी आदमी, कौन आदमी 100 मिलियन नहीं करना चाहिए? 100 मिलियन छोड़िए, 1 मिलियन भी होगा तो कोई भी करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए आपको 2 अकाउंट ब्लो करना पड़ता है, ब्लो ऑफ, उसमें तीसरे बार फिर पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर 50% ड्रॉ डाउन लेना पड़ता है, तब तीसरा अकाउंट भी ब्लो ऑफ हो सकता था, लेकिन वो चल निकला। शायद तीसरा ब्लो ऑफ हो जाता तो चौथा करते, चौथा ब्लो ऑफ होता तो पांचवा करते। वो रिलेंटनेस जो है ना वो आप करते हैं, बेसिकली आप ये जानते कि ये सक्सेस का तरीका है और मुझे उसमें अपना एफर्ट डालना है, राइट। तब आप बार बार ट्राई करते हैं एंड देन यू सक्सीड इन दैट केस, राइट। इसलिए लक का ट्रेडिंग पे कोई रोल नहीं है। इट इज जस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टेकिंग द शॉर्ट टर्म पेन दैट अदर्स आर अनविलिंग टू डू, राइट। यदि Right. सबसे पहले मैंने इस चीज को सोचा कि 5% का ड्रॉडाउन मुझे बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझे इसको ब्रेक करना है, क्योंकि मैं 5% है, मैं 3% आते आते डर जाता हूँ। तो मैंने अपने मेंटल इसको बढ़ाया कि मैं कैसे 15% ड्रॉडाउन ले सकता हूँ, राइट। ड्रॉडाउन एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक टूल है क्योंकि वो ड्रॉडाउन नहीं है। आप देखिए आज नेटवेब 10% डाउन हो गया, ठीक है। आप एक स्लो कंपनी खरीदेंगे तो आपको कभी 10% डाउन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि आप 10% डाउन नहीं चाहते हैं तो स्लो कंपनी खरीदिए। लेकिन स्लो कंपनी क्या, यहाँ से 2,000 रुपए की कंपनी 4,500 रुपए की होगी इतने समय में? क्या 4,500 रुपए होने के बाद 10% ड्रॉडाउन नाजायज है? वैलिड पॉइंट है ना, फीचर है ये, बग Yes. नहीं है, राइट। हाई पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी का यही फीचर है। आप बहुत तेजी से यदि ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको प्रपोर्शनेट ड्रॉडाउन लेना पड़ेगा। यदि आप वो देखें ना कि 10% जाएगा तो 11% रिकवर करना हो, तो आप कभी सक्सीड नहीं कर सकेंगे, राइट। आपको अपने अपने चीज पे इतना फेथ होना चाहिए कि जो मैं जानता हूँ वो इनफ गुड है, ठीक है। और एज कभी स्ट्रैटेजी में आपको नहीं मिलेगा। एज सिंपल मतलब एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बीच में एक ही चीज का अंतर है, वो है पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी। आप जितना पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी बढ़ाएंगे आपका रिटर्न उतना प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोमेंटम जो है वो स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, क्या आप हाई वोलेटाइल स्टॉक यूज कर रहे हैं और आपका बेसिक सेटअप सिर्फ एक है जिसको जितना भी नाम दे दिया जाए, मोमेंटम बस्ट में 3 से 5 दिन में स्टॉक XYZ% ऊपर जाता है, वो सारे जितने तरह के सेटअप आप पढ़ते हैं उन सब सेटअप में कुछ नहीं रखा हुआ है। सिंपली एक हाई वोलेटिलिटी के साथ जो स्टॉक एक्सपैंड कर रहा है आप उसके पुलबैक को बाय कर, चाहे आप उसको 4% ब्रेकआउट में बाय कर रहे हैं, आप उसको एंटिसिपेशन में बाय कर रहे हैं, आप उसको ब्रेकआउट होते हुए बाय कर रहे हैं, आप चाहे जो भी कर रहे हैं,
हर किस्म के सिस्टम में एक ही चीज आपको मिलेगी, हर तरीके से वो एक ही निकल के आएगा कि आप एक अच्छे सेटअप में, या आपका एक एक्सपैंड होते हुए स्टॉक में, या आपका स्टॉक एक्सपैंड हो रहा है, इसमें आप पुल बैक बाय कर रहे हैं। तो इस सीधी सी चीज को सीधे तरीके से समझ जाए कि मेरे को एक हाईली एक्सपैंड होते हुए स्टॉक में करेक्टिव स्विंग के बाद स्टॉक को पकड़ लेना है। इतना सा काम मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक ऑप्शन ये इजी मनी स्कैन है, इजी मनी स्कैन इज द बेस्ट वन। ठीक है, दूसरा Right. ऑप्शन क्या है, सिंपली हाई एडीआर स्टॉक का स्कैन कर लीजिए। जैसे रुके मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ गए और इसको एडीआर वाइज सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जितना टॉप पे है ना, मान लीजिए मैं 6% तक का ले लेता हूँ, और भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपके लिए सिर्फ 6% तक का यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने। इधर आ गया, ये आपके जितने स्टॉक हैं ये सारे हाई हाई एडीआर के स्टॉक्स हैं आपके, जिनकी वोलेटिलिटी हाई है। ठीक है, देख रहे हैं सारे बड़े बड़े एक्सपैंड होते हैं Yes. स्टॉक्स। तो ये एक सिंपल तरीका है। ठीक है, या तो उसमें देख लीजिए या फिर यहाँ पे देख लीजिए, दोनों तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेरे को इजी मनी में ऑलरेडी मिल जाता है, तो मेरे को दिक्कत नहीं, 6 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 5% तक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये दो काम कर लेंगे तो आपको एनीवे फास्ट मूविंग स्टॉक्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। Got it. ठीक है, Got it. बाकी क्या नजर से देखने से पता चल जाता है। ठीक है, Yeah. Thank you.